नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपने सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है एक ख़ास शख्सियत से जो कि साहित्य जगत में अपनी ख़ास पहचान रखते हैं, अपना नाम रखते हैं। उनका चेहरा जाना माना है, नाम भी जाना माना है और शहर की अनेकों संस्थाओं में आप शिरकत करते हैं। और उनके बारे में आपको बता देती हूँ कि एक ऐसी हस्ती है आज हमारे साथ कि एक अनोखी विधा में पारंगत है। गज़ल, गीत, कविता, उपन्यास के साहित्यकारों से तो इस विधा के लोगों से तो आप मिलते रहते हैं, लेकिन आज आपकी ख़ास मुलाकात हो रही है एक ऐसी महिला, एक ऐसी सशक्त महिला से, शख्सियत से जो कि छंद, सेवैयाँ, मुकरी और छंद की जितनी भी विधाएं हैं, धनाक्षरी है। और आज आप अनोखी अनोखी विधाएं देखेंगे कि साहित्य कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक ऐसा आकाश है जिसमें जिस तरह से सौरमंडल में जिस तरह एक मंडल के अंदर पूरे के पूरे ग्रह होते हैं, उनके अपने अपने नाम होते हैं, लेकिन हम उनसे वाकिफ़ नहीं होते सौरमंडल में। इसी तरह साहित्य भी एक सौरमंडल की तरह एक रहस्य है जिसमें अनेकों विधाएं हैं। और आज आप अनोखी विधाओं से भी वाकिफ़ होने वाले हैं। इतनी आसान नहीं होती ये विधाएं, सीखना होता है, समझना होता है। कविता में तो हम अमूमन अपनी बात कह देते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स है, गिनती है, शब्दों का कितनी मात्राएं होनी चाहिए, इस विधान का, छंद विधा में इस विधान का ध्यान रखना होता है। बड़ा संकीर्ण, बड़ा सोच समझकर, संतुलित भाव और शब्द रखकर इसकी जो है संरचना की जाती है इस विधा की। और इसलिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मैडम से, और आप विधाओं के साथ साथ पहचानी जाती हैं अपने अनोखे अंदाज के लिए। और महिला मंच, राष्ट्रीय महिला मंच की जो है आप चंडीगढ़ इकाई की अध्यक्षा रही हैं, अनेकों संस्थाओं में आप सदस्य हैं। शहर की ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जहां पर साहित्य गतिविधि में आपकी उपस्थिति दर्ज ना होती। हर जगह में मिलती हैं, कभी मंचों पर होती है, कभी सभागार में होती है, क्योंकि साहित्य की स्टूडेंट होने के साथ साथ साहित्य के अध्यापिका भी हैं। इतना लिखती हैं, हम सब के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, परिचय इतना लंबा चौड़ा है तो लगता है साक्षात्कार कम पड़ जाएगा, इसलिए मिलवाते हैं आपको अपने खास मेहमान से, उषा पांडे जी से। उषा जी, आपका जस्ट टीवी स्टूडियो में, प्रांगण में हम आपका जस्ट टीवी आपका धन्यवाद करती है क्योंकि आप पाए और स्वागत करती है बात कहने के लिए। शुक्रिया आपको यहाँ बुलाने के लिए हमें जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे दर्शक जानेंगे साहित्य की और भी बहुत सारी विधाएं जिनसे वो शायद वाकिफ़ नहीं है, और इतना कुछ आपसे जानना है। शुरुआत करते हैं आपके परिचय से ही, क्योंकि हम तो आपको जानते हैं लेकिन हमारे दर्शक भी आपको जाने, इसलिए अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपकी शिक्षा, पैदाइश कहाँ पे हुई और किस तरह से आपका बचपन बीता, और इस सफ़र पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के बनारस में जन्म हुआ, मूलतः उससे भी दूर बलिया जो मंगल पांडे के लिए जाना जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। मेरा मूल निवासी हम लोग वहाँ के हैं, लेकिन चूंकि पापा बनारस में वहाँ रेलवे में जॉब करते थे तो हम लोग वहाँ पर हमारा जन्म हुआ। फिर इसीलिए हमारी पढ़ाई लिखाई सारा मतलब उच्च शिक्षा तक बनारस से ही हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ। और साहित्य तो बनारस के रग रग में बसा हुआ है, कण कण में है शिव और साहित्य, दो चीज़ें हैं। तो हमारा बचपन फिर वहाँ से शुरुआत हो। और घर का माहौल भी मैं बताऊँ, पापा का भी बहुत लगाव रहा साहित्य से शुरू से। वो अभी हैं 85 साल के हो रहे हैं, लेकिन उनका अलाप अभी इतना अच्छा है। मैं तो उनसे वो गुण नहीं ले पाई, मैं सच बताती हूँ। लिख लेती हूँ लेकिन उतना अच्छा प्रेजेंटेशन जो है ना गाने का उनके पास बहुत अच्छा है। और इस तरह से घर का माहौल वैसा रहा। तो हिंदू विश्वविद्यालय से आपकी एजुकेशन हुई? जी हाँ। ग्रेजुएशन हुई? जी हाँ, ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र में हमने एमए किया हुआ है। अर्थशास्त्र में? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आपका अर्थशास्त्र
शास्त्र में आपने एमए किया है, लेकिन आपका छंद शास्त्र आपके अर्थशास्त्र पे ज्यादा भारी पड़ रहा है। हाँ, तो बात आपने अभी सही कही। और हिंदू विश्वविद्यालय है जहाँ की संस्कृत सनातन संस्कृति से जुड़ा है, और छंद विधान तो जाहिर सी बात है कि कण कण में है। तो आपकी जो विधा है वो भी बहुत अनोखी है। तो आपने ये भी बताया कि आपके पिताजी भी मतलब बहुत गुणी थे और छंद शास्त्र में गाते भी थे और लिखते भी थे, तो वहीं से मतलब आपको घर में माहौल मिला जी, लिखने बिल्कुल, का। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, और फिर इस सिलसिले में शुरुआत कहाँ से हुई फिर आपकी? सबसे पहले आपने क्या लिखा? सबसे किस उम्र में लिखा आपने? लिखना तो मुझे उतना ज़्यादा लिखना शुरुआत में नहीं, पाठन ज़्यादा होता था हमारा, पढ़ना और लोगों का सुनना। और जब प्राइमरी स्कूल में हम लोग थे तो याद है हमें बाल सभा हुआ करता था हर शनिवार को शाम को, जो हाफ टाइम के बाद का रहता था प्रोग्राम, ये कल्चरल प्रोग्रामों के लिए। तो हमारे स्कूल के टीचर भी, चूंकि पापा के दोस्त थे, वो सबसे पहले लाके मेरे को खड़ा कर देते थे कि, तो मुझे याद है वीर रस की रचनाएं मुझे बड़ा पसंद थी। तो मैं बस वो एक रचना उस समय किसकी थी नहीं मालूम, लेकिन मस्ती की थी, छिड़ी रागिनी आजादी का गाना था, इस तरह से था। तो हर शनिवार को मेरा, तो शायद ये चीजें ना धीरे धीरे को तो बाल सभा कहते थे। बाल सभा वो हर जगह होता था। अच्छा। कि शनिवार के दिन हाफ डे कर देते थे। हाँ, हाँ, है ना। हाँ, और हाँ, एक खुले आंगन में पेड़ के नीचे हाँ, सब बच्चों को बिठा लेते थे। हाँ, और हाँ, वही कहते थे कि जिसको जो सुनाना है आ जाओ सुनो। तो वो शुरुआत में मेरे को खड़ा कर देते थे। तो और जो बच्चा एक बार आ जाता था फिर हर बार उसको जरूर बुलाते थे। जी जी जी, ये भी रहता था। इस तरह से शायद वैसे शुरुआत होती गई। और हमें याद है बनारस DLW प्रांगण है, डीजल रेल लोकोमोटिव, अभी वो BLW के नाम से है। तो वहाँ इन सब चीजों की सुविधा भी बहुत है। रंगशाला था, रंगशाला जिसमें हमारे उत्तर भारत से और बिहार हो गया और साउथ से भी कवि बुलाए जाते थे। पूरी रात चलती थी वो कवि सम्मेलन, जिसमें नीरज जी है, श्याम नारायण पांडे, इवन हम बहुत छोटे थे तब, तो हम पापा के साथ उसमें अटेंड करते थे। उसको फिर रिकॉर्ड किया जाता था। कवि सम्मेलन तो हो गया, दूसरे दिन जो उसका आनंद लेना होता था, टेप रिकॉर्डर में पापा रिकॉर्ड करते थे। फिर दूसरे अंकल लोग आते थे, तो घर में हमारे एक जैसे महफिल से जम जाती थी वो सुनने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसी से शुरुआत होती गई। बहुत खूबसूरत शुरुआत है आपकी। जिस घर के पास रंगशाला हो, क्योंकि आप जैसे कि रेलवे में थे, आपके पिताजी, जाहिर सी बात है कि कई कल्चर वहाँ समाहित होते हैं, है ना। राष्ट्रीय स्तर से जितने भी राज्य हैं वहाँ के सब, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फायदा होता है कि आपकी संस्कृति में विभिन्नता होती है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल हर स्टेट के लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, सब मिलके आयोजन करते हो। और एक रंग एक ऐसा भी समय आता है कि आप किस मिट्टी के हैं, किस राज्य से हैं, किस जिले के हैं, सब गुम हो जाता है और आप भी पहचाने नहीं जाते कि कहाँ के हैं। जी, बिल्कुल, ऐसी स्थिति भी आती है। बिल्कुल, बिल्कुल, कि कोई सोच नहीं सकता कि आप कहाँ के हैं। हम एक बंधे नहीं रह पाते। हाँ, बंध के नहीं रह पाते। उसमें रंग में रंग जाते हैं, जो कई तरह के रंग हमारे साथ होते हैं। उषा जी, आप छंद में कहती हैं, छंद मुक्त कहती हैं, और बहुत सारी विधाओं में कुछ अनोखा कहती हैं। तो ये छंद मुक्त कुछ हो जाए? जी बिल्कुल। और ये छंद मुक्त क्या चीज़ है? मतलब हम तो जानते हैं, हमारे दर्शकों को परिभाषित कीजिए कि छंद मुक्त क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे अंदर भावनाएं उमड़ती हैं, उसको, और संवेदनाशील इंसान है, भावनाएं उमड़ती हैं, तो उसको कलमबद्ध जिस भी रूप में हम सरलता से कर जाते हैं, तो वो छंद मुक्त हो गई, मुक्त रूप से बहती हैं। उसमें कोई बंदिश नहीं है। बंदिश नहीं है, वो छंद से मुक्त है। तो शुरुआत में इंसान जो भी लिखना कलम पकड़ता है कि हाँ हम कुछ लिखना चाहें, तो वो उसी रूप में, बिल्कुल, वो छंद मुक्त है ना। यानी शुरुआती दौर जो होता है जी, जब हम फॉर्मेट को नहीं जानते, विधान को नहीं समझते, लेकिन हमारे अंदर एक जो संवेदनाएं उमड़ती हैं, भावों की अभिव्यक्ति है, कागज पे कच्चा पक्का जो भी प्रारूप होता है, अभिव्यक्त कर देते हैं, वो छंद मुक्त होता है। छंद मुक्त, क्योंकि वो, और इसकी शुरुआत किसने करी? शुरुआत इसकी आप देखिए, निराला जी से इसकी शुरुआत हुई है।
उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हाँ। जी, वो आपने वो तोड़ती पत्थर है, हाँ, या उनकी बिल्कुल। जो भी रचनाएं, हाँ, उसमें लेकिन एक चीज है कि उसमें भी दो हैं, मुक्त छंद और छंद मुक्त। तो मुक्त छंद में है कि छंद मुक्त है, गाय वो थोड़ा लय में हो सकती हैं, उनको मतलब उसमें अच्छा रहता है, बंदिश नहीं, कोई तुकांत नहीं, कोई मात्रा का बंधन नहीं, कोई वर्णों की गिनती का मतलब नहीं उसमें, तो वो मुक्त है। लेकिन अगर वो थोड़ी लय में वो आती है तो और अच्छा लगता है, और छंदमुक्त हो जाती हैं, जैसे बौद्धिक कविताएं जो लिखी जा रही है, जो भी भावनाएं आ रही है लिखे, कोई लय नहीं, कुछ नहीं, बस बौद्धिक कविताएं उसे हम कहते हैं, जो आज लिखी जा रही है। जी। और तो शुरुआत करते हैं, फिर आप छंद मुक्त कहना चाहेंगे कि छंद युक्त कहना चाहेंगे? आप देखिए छंद जो, क्योंकि जब छंद युक्त होगा तो हमें पता चल जाएगा कि छंद मुक्त क्या होता है। मुक्त छंद, जी, मुक्त छंद, मुक्त छंद में। जी, तो मेरी एक रचना है, इसमें ये युवा बच्चों के लिए मैंने लिखी है, मेरी बुक से है ये, कि देखिए उसका शीर्षक है लक्ष्य पर संधान कर। जी, हाँ, कि आज का दिनमान देखो यह दे रहा संदेश है, आज का दिनमान देखो यह दे रहा संदेश है, व्यर्थ जो तुमने किया वो वक्त कितना शेष है, कि काल की प्राचीर से अब छेड़ अपना नाद स्वर, हो नहीं विस्मित प्रतिज्ञा लक्ष्य पर संधान कर, कांटो भरा हो पथ तो क्या श्रम शक्ति से तू बुहार ले, हस्त कौशल से तू तकदीर को निखार ले, गहन तिमिर की कोख से, गहन तिमिर की कोख से यूं जन्म लेता प्रकाश है, दिवस के अवसान में त्यों होता विलय अंधकार है, कि नववर्ष में संकल्प हो उत्कर्ष का यशमान का, चहुओर बिखरे भाव सब में हर्ष का स्वाभिमान का, कि बाहुपाश में भर ले क्षितिज को, बाहुपाश में भर ले क्षितिज को, हौसले की उड़ान हो, बढ़ चले पग कर्म पथ पर थमना नहीं स्वीकार हो, है ना। ये किसी छंद में नहीं है, कोई मात्रा का बंधन नहीं है इसमें, लेकिन आपकी शब्दावली है, आपका जो एक एक शब्द है और जो प्रतिबिंब है और जो आपने उपमाएं दी हैं, कल्पनाएं की हैं, वो इस कविता में कम से कम किसी छंद की मोहताज नहीं है। जी, स्वच्छंद है, स्वच्छंद है, और स्वच्छंद जो होता है तो उसकी अपनी एक उड़ान होती है, अपनी एक यात्रा होती है बहुत खूब। और जी, कोई एक दूसरे से हम कम नहीं कह सकते, बिल्कुल, कि छंद है और ये मुक्त छंद है तो कम किसी से। जो छंद शास्त्र है उसकी एक खासियत ये होती है, कंठस्थ जल्दी होता है और सुनने वाले को भी उसकी लय सुर ताल कहते हैं ना, राइमिंग वर्ड्स, वो जल्दी हम ग्रहण कर लेते हैं, हमें याद रहते हैं, ये अंतर रहता है। तो एक और रचना के लिए आपसे आग्रह है, मैं एक दूसरी रचना आपको सुनाती हूँ। लेकिन वैसे एक बात है, इंसान जहाँ उसकी परवरिश होती है, जहाँ लालन पालन पोषण होता है, एजुकेशन होती है, उसकी आंचलिकता का उस पर असर होता है। बिल्कुल होता है। अगर कोई पंजाबी है तो उसकी जो अंदाज पंजाबी का होता है माशाल्लाह होता है। कोई हिंदी भाषी जैसे आप हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपकी भाषा में जो शब्दों की जो गरिमा है, शब्दों की जो रूप सज्जा है, उसका भी कमाल है। जी बिल्कुल जी। अगला देखिए, मेरी कविता है ये, ममता भी चाहती है ममता। ममता भी चाहती है ममता। ये हम सब महसूस करेंगे इस चीज को कि हाँ, ममता भी चाहती है कभी कभी ममता, ममता भी चाहती है कभी कभी ममता, माथे पर अपनेपन का स्पर्श और थोड़ा अगर आया एहसास, ममता भी मांगती है कभी कभी छाँव, वो आंचल तले छिपना, ममत्व के साये में मुट्ठी भर पल। क्या बात है, वाह। ममता भी थकती है उलीच उलीच कर प्रेम। हाय हाय, क्या बात है। ममता भी थकती है उलीच उलीच कर प्रेम, ढूंढती है नर्म शीतल हथेली, जिसकी छुअन में अनंत सुकून है।
ममता भी जलती है रेत पर, भागती दौड़ती हाँफती, भीग जाने को आतुर उन आँखों के साये में, जिनकी थपकियों में बचपन था बेफिक्र। खोजती है स्थिरता वह उसी गोद में, क्योंकि ममता भी तो चाहती है कभी कभी ममता। वाह उषा जी, इस कविता में तो बहुत ही गहरे अर्थ हैं। देखिए ना दोस्तों, जो माँ होती है वो सबको ठंडी शीतलता देती है, अपने आंचल में रखती है, सबका ख्याल रखती है, ममता उड़ेलती है, अपना प्यार, समर्पण, सेवा भाव। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि माँ को भी चाहिए होता है कि माँ को भी उतना ही दुलार मिले, उतना ही समर्पण मिले, माँ को भी तो शीतल आंचल की ज़रूरत होती है। तो बहुत ही खूबसूरत संदेश था, संवेदनाओं का संप्रेषण था बहुत ही। और एक कविता और, हाँ, एक कविता मैं छंदमुक्त में सुनाती हूँ आपको। और ये किताब कौन सी है आपकी? ये जी, इस किताब पे बात करना चाहूँगी। कविताएं भी सुनेंगे आपसे, लेकिन ये जो किताब है हिंदी की किताब है कविताओं की, बड़ा खूबसूरत नाम है दोस्तों, मस्तूल। अब हम उषा जी से पूछेंगे ये मस्तूल क्या होता है। मस्तूल बहुत ही खूबसूरत शब्द है, इसका अर्थ भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक जो कविता लिखने वाला जो कवि होता है, कवि मन होता है, उसने क्या सोचकर किताब का नाम रखा है, ये तो वही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो जानते हैं उषा जी से, उनकी खूबसूरत किताब का जो शीर्षक है मस्तूल, इसका मतलब क्या है। जी उषा जी, इसके बारे में ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। मस्तूल को मैंने इसे नारी से हमने इसकी तुलना की है। तुलना नहीं कहे हम, समीपता ज़्यादा महसूस हुआ मुझे। मस्तूल मतलब होता है जहाज का वो पिलर जो पूरे जहाज को डगमगाने से रोकता है, बैलेंस करके, क्योंकि पाल वाली जो नावें होती है वो पाल को बांधा रहता है उस मस्तूल से। वो जो एक खंबा होता है, तो वो खंबा वो मस्तूल है। तो हम जो नारी हैं, जिंदगी की नाव को, हाँ जिंदगी के नाव को, हम नारी जो हमारी जनरेशन की हैं, वो बोलते वो एक मस्तूल के रूप में है। आज के जो बच्चे हैं, आज की जो वधुएं हैं, लड़कियां हैं, वो बोलती हैं कि क्यों एडजस्ट क्यों करना, एडजस्ट क्यों करना आपने। तो उनके लिए बताया कि भाई हम मस्तूल हैं, एडजस्ट करके अपने परिवार को चलाया। क्या बात है, क्या बात है ना। इस चीज खूबसूरत संदेश। जी, तो मैं अगली कविता चाहूंगी कि मस्तूल ही सुना दूं आपको। जी, आपसे अगली कविता भी सुनेंगे, लेकिन दोस्तों आपने जाना मस्तूल क्या होता है। और वाकई हम स्त्रियां जो हैं गृहस्थी का, समाज का मस्तूल हैं, बैलेंस करती हैं, संभाल के रखती हैं, संतुलित रखती हैं, और जहां संतुलन होता है हर कोई भी चीज़ डगमगाती नहीं है। बहुत ही खूबसूरत किताब का शीर्षक है दोस्तों। बहुत सारी बातें करनी है उषा जी के साथ, और सेवैयाँ, छंद, बहुत सारी विधाएं भी अभी हमें छूनी है। मस्तूल पर हमने जिक्र किया, और अब आगे बढ़ते हैं अगली विधा की ओर, जो कि वो बहुत खूबसूरती से लिखती है। उषा जी, मस्तूल पे आपने पूरी मुकम्मल कविताएं हैं मस्तूल में। जाहिर सी बात है कि जब हमने आपकी 2 रचनाओं का स्वाद चख लिया है, तो जाहिर सी बात है कि सारा स्वाद, पूरी ही रचनाओं में स्वाद है। कहते हैं ना, भोजन को खाने मतलब कितना अच्छा, उसके लिए पूरा खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती। अब दो स्पून, 2 चम्मच आप खा लीजिए, 1 चम्मच खा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सारे खाने में वही स्वाद है। तो बहुत ही खूबसूरत रचनाएं थी, जाहिर सी बाकी भी बहुत होंगी। अब हम अगली विधा पे बात करते हैं। आपने मुक्त छंद में कविता सुनाई, जिसमें हमारी कोई काफिया रदीफ नहीं होता। हम अपनी भावनाओं को जो है प्रेक्षित करते हैं, भावना को लिखते हैं, कागज़ पे उकेरते हैं। एक कहते हैं ना कि सूक्ष्म तंतु होता है एहसास का, उसको हम बांधते हैं, बुनते हैं। आप दोहा भी बहुत अच्छा कहते हैं। तो ये जो दोहा है, ये दोहा क्या होता है हमें तो पता ही है खैर, लेकिन जानबूझ के मैं ऐसे सवाल कर रही हूँ कि जो दर्शक हमारे लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं विधाओं के बारे में, उनको मालूम होना चाहिए दोहा क्या होता है। देखिए, दोहा है अर्धमात्रिक छंद इसे बोलते हैं, और ये 13 और 11 मात्राओं में लिखा जाता है ना। तो ऊपर वाली जो पंक्ति है वो इसमें समचरण और विषम चरण होते हैं। तो विषम चरण है, जो पहले 13 मात्रा हम लिखते हैं वो विषम चरण है, क्योंकि 13 उसमें
लास्ट में दीर्घ नहीं रहता। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वार्णिक छंद और मात्रिक छंद होते हैं छंदों में। वार्णिक जिसकी गणना हम वर्णों से करते हैं, क ख ग घ वर्णों से, उनकी गिनती पर जो छंद लिखे जाते हैं वो वार्णिक छंद हो गए। और मात्रिक जिनका आधार मात्रा की गणना से होता है। तो दोहा एक मात्रिक छंद है जी। इसमें दीर्घ और लघु मात्रा है। दीर्घ मतलब बड़ी ई की मात्रा, बड़ा बड़ा आ, हाँ, बड़ा ओ जी, औ, बड़ा उ, गुरु या दीर्घ इनको लघु और बोलते हैं। गुरु। हाँ, तो ये तो क्लियर है। तो इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें 4 यति होते हैं और 2 लाइनों की पूरी मात्रा होती है जो है ना। यति मतलब हम यति को इस तरह से एक सामान्य भाषा में समझ पाएंगे, कॉमा जी, कोमा, बिल्कुल बिल्कुल, कॉमा जहाँ वो जहाँ पर एक अर्थ क्लियर होता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो टोटल आप देख लीजिए 13 मात्रा विषम चरण में और फिर 11 सम चरण में जी। ठीक है। तो एक दोहे पे ही आ जाते हैं जी जी, क्योंकि कुछ चीजें सुनने से भी सरल होती है, समझ में आती है। अब आपने परिभाषा तो बता ही दी है जी। अब दोहा सुनाएंगे तो हमारे दर्शक बहुत अच्छे से जान पाएंगे। जी जी, देखिए मेरे कुछ दोहे जी। कि प्रीत रंग की ओढ़नी जब ली तन पर डाल, प्रीत रंग की ओढ़नी जब ली तन पर डाल, चैन सखी मन में नहीं व्याकुलता का हाल। वाह वाह वाह, इसमें 4 भाग हो गए। 4 भाग हो गए हाँ, है ना। यानी प्रीत की जो ओढ़नी है जी, वो एक कोमा लग गया, फिर तन पर डाली वो दूसरी बात हो गई जी, फिर तीसरी बात जी, ये ना जैसे बिछा नैन की पंखुड़ी, ये एक हो गया। और हमने देखा इसमें पंखुड़ी ड़ी जो है हमारा दीर्घ है। 13वीं मात्रा जो होती है ये दीर्घ ली जाती है जी जी। ये बहुत ही ये एक दोहा का ये दोहा छंद विधान का ये खूबसूरती है और ये विधान में है। और जब ली तन पर डाल, डाल ल लघु मात्रा, लघु। तो इस तरह। और इसमें तुकांत, इसके जो सम चरण हैं उसमें तुकांत की आवश्यकता होती है। विषम चरण में तुकांत नहीं चाहिए, लेकिन सम चरण में तुकांत और लघु। तो आपकी इस बात से एक बात तो तय है कि जो हमारे कबीर जी हैं, सूरदास जी हैं, और हमारे जो गुरुओं ने जो ग्रंथ में जो दोहे लिखे हैं, जो गुरबाणी है कबीर जी हैं, उन्होंने जो भी कहा है, आप सोचिए कितना मुश्किल विधान था, लेकिन कंठस्थ हो जाता है। उसका जो संगीत में जो एक तारतम्य है, सुर लय ताल का लय है, वो लय जो है वो हमें जल्दी कंठस्थ होती है। बिल्कुल जैसे कि लेकिन उन्होंने कितना मात्राओं का ध्यान रखा होगा बिल्कुल लिखते समय। बिल्कुल कहीं ना कहीं हम ये भी तो कह सकते हैं कि इतनी आसान विधा नहीं है दोहा, हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन लिखे जा रहे हैं। मैं एक अब लय में एक आपको सुना देती हूँ, एक मुकम्मल दोहा। जी जी। बना हृदय को तूलिका, रचूं प्रेम व्यवहार, धरा गगन कागज करूं, लिखूं प्रीत का सार। हाँ, लिखूं प्रीत का सार। तो इस लय पर कबीर के जितने भी दोहे देखिए आप, लय पर सटीक बैठते हैं। तो अगर लय भी पकड़ ले सही से तो लिख जाता है ये, लेकिन सही जानकारी विधान की होनी चाहिए। तो फिर हम आपसे जो है लगातार 2-4 दोहे और सुन लेते हैं जी। कि जीवन की गति है सदा प्रेम पूर्ण रसधार, ढोकर इच्छा पोटली कठिन बनाते राह। हम कठिन बनाते राह, कि ताने बाने में कसी है सांसों की डोर, आरोह अवरोह में बंधी हुई हर छोर। हाँ,
बंधी हुई हर छोर। वाकई आरोह अवरोह में बंधी हुई हर छोर, यानी हम इसमें हमारी सांसें भी आ गई। कितना ब्रॉड कैनवास है रचना में कि हमारी आती जाती सांसें, हमारा आरोह हमारा अवरोह है जो कि हमारे जीवन को संचालित करने का छोर है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत है। और उषा जी, ये दोहे का एक सैंपल हमने ले लिया जी। आपने मुक्त छंद में आपने सुनाई रचना, उसके बाद आपने बात करी दोहे की। अब हम आते हैं, हमारे पास धनाक्षरी है जी। ये जो छंद है, छंद का मतलब तो हमारे दर्शक जान गए हैं। छंद का मतलब हमारे काफिये से काफिया या हमारे रदीफ से रदीफ मिलता है। हमारी जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं कि आया गया भाया, ये सब लास्ट के, ये तो हमारे छंद में आ जाता है, सुर लय ताल में। लेकिन ये धनाक्षरी क्या होता है? हाँ, मैं बताऊं, इसको हम घनाक्षरी बोलते हैं। घनाक्षरी का ये एक मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद है, बता रही हूँ। और घनाक्षरी इसको इसलिए कहते हैं कि ये इसके उच्चारण में जो ज्यादातर ये वीर रस में लिखे गए थे, और घन की तरह, घन मतलब मेघ, बादल, गड़गड़ाहट, है ना, उससे इसका नाम पड़ा है घनाक्षरी। लेकिन अब कोमल भाव भी लिखे जाते हैं इसमें, और भी हर तरह के भाव अब लिखे जा रहे हैं। इसका मात्राओं का ये है कि ये इसमें मनहरण घनाक्षरी में ज्यादातर जितने भी कवि सम्मेलनों में चाहे ऐसे सुने जाते हैं, ये कॉमन है और रुचिकर है सुनने में। तो और ये मात्राएं होती हैं इसकी 8, 8, 8 और 7 का लेते हैं। 4 चरण होते हैं और उसमें 8, 8, 8 का टोटल बनता है 4 पद से जी। 4 पद में 4 चरण हुए, और 4 चरण में 4 के पार यति, 4 यद में हम यति लगाते हैं, ठीक है। तो वो 8-8 मात्राओं की हुई जी। और टोटल 32 जाएंगे, 31 जाएंगे, 8, 8, 8 और 7 जी। हाँ, अंतिम जो रहेगी उसमें 7 रहेगी। हाँ, तो ये घनाक्षरी की खास यह और भी है इसमें। लेकिन आज एक बात तो तय है कि आज जो इंटरव्यू हो रहा है ना, दरअसल इंटरव्यू के साथ साथ हम इस अनोखी विधा पे कहीं ना कहीं हम एक क्लास ले रहे हैं जी। कहीं ना कहीं आपसे हम सीखने के लिए कि हाँ, हमारे दर्शकों को ज्ञान हो, नॉलेज हो कि कितनी विधाएं और हैं, कितना मुश्किल काम है राइटर होना, इतना आसान नहीं है। आपकी मुलाकात उषा पांडे जी से हो रही है और आज आप जान रहे हैं छंद शास्त्र में कितने सारी विधाएं होती हैं। सेवैया होता है, दोहा होता है, घनाक्षरी होता है और भी बहुत सारे, मतलब गिनतियों के आधार पर रचना होती है। अगर आपकी 2 पंक्ति में 4 टुकड़े हैं और उन 4 टुकड़ों में जो पहले 3 टुकड़े हैं उसमें 8 मतलब हैं और बाकी में 7 हैं, तो आपका घनाक्षरी छंद होता है। कितनी खूबसूरत बात होती है। और आप भी आज सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या पता आपका भी मन कर जाए घनाक्षरी छंद में लिखने को, दोहे लिखने को मन कर जाए, क्योंकि कविता तो लिख ही लेते हैं, गज़ल भी आप जान चुके हैं, उपन्यास कहानी से भी वाकिफ़ है, लेकिन आज घनाक्षरी छंद, दोहा और भी विधाएं आप नोट कर लीजिए किसका क्या क्या फॉर्मेट होता है और क्या तरीका होता है, क्योंकि आज हमारे पास छंद विधान, छंद शास्त्र की मल्लिका बैठी है हमारे साथ, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो घनाक्षरी छंद की आपने बात करी कि भाई 2 पंक्तियों में 4 टुकड़े होते हैं, उसके 4 पार्ट होते हैं और 3 पार्ट में 8 मात्राएं, आखिर में 7, 31 मात्राओं का जो है घनाक्षरी छंद होता है। और तो फिर हो जाए फिर घनाक्षरी छंद में ही कुछ। बिल्कुल जी। एक देखिए, हाँ, प्रेम पे मैंने अभी थोड़ा लिखा, मैं सोच ही रही थी, ज्ञानवर्धक तो होता है कि घनाक्षरी में कुछ प्रेम आएगा। बिल्कुल कि देखिए जी, इसमें नायिका जो है नायक से बोलती है, नायक उनको कुछ आग्रह करते हैं, तो नायिका उनको अपने मन की बात बता रही है, बोल रही है कि धीरे धीरे बढ़ती है प्यारे की खुमारी प्रिय। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ती है प्यारे की खुमारी प्रिय, रुको जरा संभलू तो राह अनजान है, कि बिन सोचे हो जाती है कहते हैं यही सब, बिन सोचे हो जाती है कहते हैं यही सब, पर दिल डरे जरा चाह अनजान है। वाह। कि नए नए सपनों के पंख लिए उड़ रही, नए नए सपनों के पंख लिए उड़ रही,
थम थम पग धरू प्यार अनजान है, वाह, वाह, कि टूटे नहीं कांच जैसे कोमल है ख्वाब अभी, टूटे नहीं कांच जैसे कोमल है ख्वाब अभी, कहो साथ हो लूं कैसे बाह अनजान है, वाह, कि कहो साथ हो लूं कैसे बाह अनजान है। इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें भी तुकांत है। जैसे मैंने राह अनजान है, चाह अनजान है, प्यार अनजान है, बाह अनजान है, मतलब मैंने 2-1-2-1 का लिया जो उच्चारण में सेम आ रहा है। तो ये इसमें एक बंधन है और अंत में अनजान है। दीर्घ लघु और दीर्घ लिया मैंने। बड़ी की बड़ा मात्रा, छोटा मात्रा, मतलब शब्दों में समझा रही हूँ आसान में। बिल्कुल। बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, फिर एक बड़ी मात्रा, ये तो इसका लय अच्छा बनता है। तो बंदिश नहीं है, बस मात्राओं का है। मात्राओं का है कि लय में कैसे अच्छा जाए, तो ये चीजें इसमें तुकांत हो। इसमें गजल वाली बंदिश नहीं है कि नहीं, आपका काफिये का वजन उतना नहीं, हो, वो चीज नहीं है, है ना। बीच में मात्राओं का मैं बता रही हूँ ना, ये वर्णों का है, वर्णों का है, लेकिन लय सही होने के हो, इसलिए थोड़ा रखना पड़ता है ध्यान। बहुत खूबसूरत। एक और हो जाए फिर। एक मैं लिखी थी अभी राखी बीता जी, तो उसमें भाई के लिए एक लिखा था, बड़ा प्यारा सा जी, जी। कि जुड़ जाए उम्र मेरी उम्र में तुम्हारे भाई, जुड़ जाए उम्र मेरी उम्र में तुम्हारे भाई, नहीं कुछ और नहीं उससे मैं चाहती, कि लाख होंगे आसमां में सूर्य चांद और तारे, लाख होंगे आसमां में सूर्य चांद और तारे, मुस्कुराते चेहरे पे यह जग वारती, कि रक्षा का कवच ले मैं आई हूँ कलाई पर, रक्षा का कवच ले मैं आई हूँ कलाई पर, साक्षी मान बंधन को राखी तुम्हें बांधती, कि लगी ना नजर कोई भाई मेरे जियो तुम, लगी ना नजर कोई भाई मेरे जियो तुम, बहन तो बहन है प्रेम ही निभाती, कि बहन तो बहन है प्रेम ही निभाती। बहुत खूब उषा जी। और ये हमारा घनाक्षरी छंद में था। और ये सवैया क्या होता है? हाँ, सवैया छंद भी आपने सुना होगा, रस खान के सवैये। मानुष हो तो वही रस खान, या फिर शीस पगान झगा तन में, ये ज्यादातर किसी की बड़ाई में लिखा जाता है। तो कृष्ण के ऊपर देखा होगा आपने, ये सारी रचनाएं लिखी गई थी। इस पर मैं फिर से आपसे बात करना चाहूंगी कि घनाक्षरी होगा, दोहा हुआ, या कविता हुई, छंद मुक्त हुई, इन विधाओं के बारे में तो हमारे दर्शकों ने जाना, लेकिन सवैया उसको कहते हैं जिसमें बखान होता है, जिसमें बड़ाई होती है, प्रशंसा होती है जी सवैया में। हाँ, तो आपने किसकी प्रशंसा करी है? तो कृष्ण जी की ही नहीं, किसी खास की भी करी हो बताइए, हम भी जाने। क्योंकि कृष्ण जी की तो प्रशंसा जब तक सृष्टि है, जब तक संसार है, हमारे जो देवी देवता हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनका प्रशंसा, उनकी प्रशंसा, उनका नाम तो तब तक रहेगा जब तक रहेगी दुनिया। लेकिन हम लोग जो अपने किसी खास के लिए भी कई बार तारीफों के पुल बांध देते हैं, तो हो जाए एक रंग और। मैंने बताऊं, मैं तो इसमें कोई फॉर्मेट होता है मात्राओं का? जी हाँ, इसमें क्या बंदिश है? इसमें है बंदिश, क्योंकि ये भी एक वार्णिक छंद है, वर्णों पर है, लेकिन लय के लिए इसमें मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जी, है ना। इसमें जी हाँ, मैं बताऊं, दीर्घ लघु लघु, इसको हम जैसे गजल में फाइलून, फाइलून ये सब बोलते हैं, तो इसमें यगड़, मगड़, तगड़, भगड़ ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं उसमें डीप में नहीं जा रही हूँ, मैं एक साधारण शब्दों में बता रही हूँ कि मतगयंत, इसमें भी दुर्मिल सवैया, मतगयंत सवैया होते हैं। तो मतगयंत में ज्यादा लिखा गया है, उसका होता है दीर्घ लघु लघु जी। तो देखिए, कृष्ण पर ही लिखा हुआ है ज्यादातर, तो मैं सुनाती हूँ आपको
वैसे भी हमारी भारतीय महिलाएं ना एक मामले में तो खास है, जब उनको अपने दिल की बात कहनी हो ना तो वो राधा रानी बन के कृष्ण जी के लिए राधा बन के, गोपी बन के, हाँ, गोपी बन के अपने कृष्ण से मनुहार करती है। तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक रंग भी होता है और फिर प्रेम का रंग भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी जी स्वागत। मैं एक आपको मत गयंत का कर दूंगी, फिर दुर्मिल सवैया उसी में होता है, मात्रा का हेर फेर हो जाता है, इसलिए बताऊंगी। देखिए, इसमें गोपियां यशोदा से शिकायत कर रही हैं कि उनके मटकियों को फोड़ देते हैं, कहते, तो इसको देखिएगा, मात्रा मेरा ध्यान रखिएगा। माखन खात खिलावत है सखी, फोरत गागर लाल यशोदा, राह खड़ा छिपता कर वार, मुहाल करे पथ लाल यशोदा, कि नैना तरे रत हार गई सखी, नैना तरे रत हार गई सखी, मानत बात न एक यशोदा, कि हाथ जुड़ावत पाँव धरावत, खेल करावत लाल यशोदा, है ना। इसमें देखिए, आपने देखा कि हाथ जुड़ावत दो और हाथ में दो एक हुआ, फिर जुड़ावत जू में छोटी की मात्रा दी, मैंने तो दो एक एक का, यह मत गयन सवैया का है। हाँ? और यही आ जाता है दुर्मिल सवैया, जिसमें कि एक एक दो, लघु लघु और दीर्घ, छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा। तो इसका देखिए लय बदल जाता है, मात्रा ये हो जाता है कि रवि पांव धरे बन सप्तरथी, ये प्राकृतिक दृश्य पर लिखा है मैंने, बिल्कुल। कि रवि पांव धरे बन सप्तरथी, किरणे ही को हर साय रही, कि गिरि सागर कानन धाय पड़ी, गिरि कानन सागर धाय पड़ी, हिरणी बन के भरमाय रही, कि चुनरी अरुपीत दुशाल लिए, धरती नभ से सकुचाय रही, कि लिपटा कर कोमल धूप लड़ी, मन के तन को सहलाय रही। क्या बात है ना उषा जी, वाकई बहुत खूबसूरती से प्रकृति के साथ भगवान कृष्ण जी को बांध के उनके सौंदर्य का, प्रकृति का, उनसे एक ऐसे जुड़ाव को बांधा हुआ है कि वाकई पता चलता है कि सेवैया में भी बहुत कुछ कहना इतना आसान नहीं होती है, मुश्किल विधा होती है, लेकिन जिसको ये विधाएं आ जाती हैं, फिर वो जो जिस तरह की रचनाएं आपके समक्ष होती हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें, दोहे हैं, कबीर जी के दोहे हैं, तो उस वक्त, उस दौर में, उस शताब्दी में, उस सदी में जो लिखा गया है, सोचिए उस टाइम भी कितना आसान नहीं रहा होगा, तभी तो उनकी कालजयी रचनाएं आज तक। बिल्कुल। और मैं ये बताऊं, ये चीज़ों में एक खासियत है कि लोक भाषा में लिखी गई। जी बिल्कुल, है ना। और जी बिल्कुल दोस्तों, वही तो बात है कि जीवन इतना आसान नहीं है, कुछ करने के लिए बहुत कुछ साधना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके वो वक्त आता है जब आपकी रचनाएं आती हैं। और आज आपकी मुलाकात उषा जी से हुई, और उषा जी आज आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत कुछ अनकहा रह गया, अनसुना भी रह गया, लेकिन फिर बुलाएंगे दोबारा आपको, और आपने इतनी तमाम जानकारियाँ साहित्य के बारे में, विधाओं के बारे में हमारे दर्शकों को दी। आपका जस्ट टीवी धन्यवाद करता है। और दोस्तों, बहुत कुछ जानने को है, समझने को है, साहित्य का विस्तार बहुत है। फिर दोबारा कराएंगे एक और मुलाकात आपकी उषा जी से, जानेंगे और भी बहुत कुछ। और अब किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें, किसी भी इन्फो के लिए आप इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार दें, सुझाव दें, प्रतिक्रिया दें। और अब मुझे और उषा जी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।